गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम अनिल वर्मा, श्री गंगानगर राजस्थान से। तो स्टूडेंट आज अपने एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। और वोल्केनो क्या है और वोल्केनिज्म क्या है, ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी के प्रकार क्या है, ये सारे अपने पूरे डिटेल स्टडी के साथ पढ़ेंगे। तो ये वाला बैच जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड यानी जो लैब असिस्टेंट सबकी जो तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए फायदेमंद रहेगा। तो स्टूडेंट आज नया टॉपिक देखेंगे अपने ज्वालामुखी, जिसको कहें अपने ज्वालामुखी यानी वोल्केनो। सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी देखिए, ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ज्वालामुखी कहीं या वोल्केनो, दो शब्द होते हैं ज्वालामुखी। एक ज्वालामुखी क्रिया क्या होती है, ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी एक छिद्र या वीवर, यानी एक होल यानी एक छिद्र या वीवर है जिससे गैसें, तरल पदार्थ जैसे मैग्मा, लावा, तरल पदार्थ तथा जल वाष्प बाहर आते हैं। यानी एक छिद्र है जिससे क्या होते हैं, ये सारे जितनी मटेरियल है यानी अर्थ से क्या होगा, गैस से, तरल पदार्थ और कौन सा, जलवाष्प जो बाहर आएंगे उसके बोलेंगे ज्वालामुखी। दूसरा शब्द आता है ज्वालामुखी क्रिया, ज्वालामुखी क्रिया वोल्केनिज्म। ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत भूगर्भ से लावा, गैसें, जलवाष्प भूपटल पर आने तथा भूगर्भ के अंदर जमाव होने की समस्त प्रक्रिया को ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। तो यहां पर अपने को पता लगा है ज्वालामुखी जो क्रिया है यानी एक प्रोसेस है जिसके अंदर जहां से मैग्मा उत्पन्न होगा वो धरातल पर किस प्रकार से आता है। ये सारी प्रोसेस जहां तक जमने तक, लावा ठंडे होने तक, ये सारी जो प्रोसेस हो गए उसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रिया। यहाँ पर सिर्फ ज्वालामुखी आए तो ज्वालामुखी क्या है, एक होल है, एक वीवर है, एक छिद्र है जिससे गैस से तरल पदार्थ जलवाष्प बाहर आते हैं। उस छिद्र को क्या कहा जाएगा, ज्वालामुखी। और क्रिया के अंदर समस्त प्रकार जहाँ से उद्गम होगा, उद्गम से लेकर कहाँ तक जब भूपटल या उसके अंदर जमाव होगा, ये सारी समस्त प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी क्रिया बोलेंगे। तो आपको समझ में आया कि ज्वालामुखी किसे कहते हैं और ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, इन दोनों शब्दों को स्पष्ट किया। तो नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट ज्वालामुखी के अंग देखते हैं कौन कौन से अंग हैं। अब नेक्स्ट होगा अपना ज्वालामुखी के अंग। इसके अंग कौन कौन से, देखिए स्टूडेंट, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, मैग्मा चेम्बर, जहां से मैग्मा
उद्गार होता है उस मैग्मा चेंबर, जो अप्री मेंटल अपनों ने कहा था कि ज्वालामुखी जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पड़ी थी, उस संरचना में क्या था, यानी जो अपर मेंटल वाला पार्ट है, जो अपने को एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, उस एस्थेनोस्फीयर से लावा क्या होता है, यहीं से उद्गम, तो इसको बोलेंगे मैग्मा चेंबर। मैग्मा चेंबर, ये हमारे पास मैग्मा चेंबर है। और ये ऊपर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी छिद्र। ज्वालामुखी छिद्र या वोल्केनिक वेंट, वोल्केनिक वेंट। अब यहाँ से जो क्या निकलेगा, लावा निकला। इस लावा का जो जमाव है, इस के आसपास, इस छिद्र के आसपास इस प्रकार से क्या होगा, जमाव होगा। ये लावा यहाँ पर क्या हो रहा है, जमाव। तो पहले यहाँ से जमाव होना, धीरे 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 क्या होगा, एक ये पर्वत का रूप धारण कर लेगा। तो इस पर्वत रूपी धारण करने को क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी पर्वत। ये वाला, इसके आसपास जैसे ही क्या होगा, लावा जमा होगा। ये यहाँ पर लावा क्या होगा, जमा हो गया। तो इस वाले भाग को कहेंगे ज्वालामुखी पर्वत। ज्वालामुखी पर्वत के पास जो आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये वाला हिस्सा, इसको बोलेंगे ज्वालामुखी पाइप। ज्वालामुखी पाइप, जहाँ से लावा होकर बाहर आता है, वोल्केनो पाइप। वोल्केनो पाइप जब किसी कारणों से ज्वालामुखी का छिद्र में धंसाव हो जाए, तो यहाँ पर क्या बनेगा, ज्वालामुखी क्रेटर। इसको बोलेंगे ज्वालामुखी। जब इसका बड़ा रूप हो जाएगा छिद्र का, तो इसको बोलेंगे ज्वालामुखी क्रेटर। क्रेटर, वोल्केनिक क्रेटर। और इसका बड़ा रूप क्या हो जाएगा, काल्डेरा। तो ये मुख्य रूप से इसके अंग है। तो इसकी बात कर लेते हैं अपने, क्या चीज़ है। तो यहाँ लिखें, ज्वालामुखी छिद्र के चारों ओर लावा का जमाव होता है। लावा का जमाव होता है। जब यह जमाव क्या, एक पर्वत का रूप धारण कर लेता है, यानी अधिक लावा पर्वत का रूप धारण कर लेता है। इसे ज्वालामुखी पर्वत, वोल्केनो माउंटेन, ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ज्वालामुखी पर्वत कहा जाता है। ये क्या बन गया अपने पास, वोल्केनिक माउंटेन। वोल्केनिक माउंटेन। फिर अपने ज्वालामुखी, अपने नली की बात करें। ज्वालामुखी नली क्या है, ज्वालामुखी नली का संबंध कहाँ से होगा, ज्वालामुखी छिद्र से। ज्वालामुखी छिद्र, ये जो अपने को छिद्र दिखाई दे रहा है, और नीचे क्या होगा, मैग्मा चेंबर। ज्वालामुखी छिद्र से मैग्मा चेंबर तक होता है, जहां से क्या, लावा गैसें जलवाष्प होकर बाहर आती है, तो आप ये समझोगे वोल्केनिक पाइप भी, वोल्केनिक पाइप। फिर अपने देखें नेक्स्ट, ज्वालामुखी छिद्र।
ज्वालामुखी छिद्र, छिद्र का आकार, आकार यानी आकार के अंदर क्या हो जाए, इस ज्वालामुखी छिद्र में धंसाव हो जाए, यानी अगर इसका धंसाव हो जाए ज्वालामुखी छिद्र में, ऐसे लिखो, ज्वालामुखी छिद्र में धंसाव की प्रक्रिया, या इसका धंसाव या विस्तृत हो जाए, विस्तृत हो जाए तो इसे ज्वालामुखी क्रेटर कहते हैं, ज्वालामुखी क्रेटर कहा जाता है। तो इसको और भी लिख सकते हैं, अगर क्रेटर का आकार, अगर क्रेटर का आकार और अधिक बड़ा हो जाए, और अधिक बड़ा हो जाए तो इसे काल्डेरा कहा जाता है, तो इसे काल्डेरा कहा जाता है। और आप ये जानते हो मैग्मा चेंबर क्या चीज़ है, मैग्मा चेंबर क्या है, स्टेनोस्फीयर वाला, यहाँ पे लिख सकते हैं मैग्मा चेंबर क्या है, स्टेनोस्फीयर, यानी जिसको अपने बोलते हैं दुर्बलता मंडल, दुर्बलता मंडल। तो ये सारे के सारे ज्वालामुखी के जो अंग है, इन अंगों के बारे में बात कर ली। ज्वालामुखी माउंटेन कैसे बनता है, उसके बाद क्रेटर क्या है, काल्डेरा क्या है, वोल्केनिक छिद्र यानी ज्वालामुखी पाइप क्या है, ये मैग्मा चेंबर क्या है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट इसके बारे में अपने स्टडी करते हैं, कौन कौन से यहाँ से पदार्थ निकलते हैं उनके बारे में। ये सारे सामान्य बातें हैं जो आप जानते हो, लेकिन अपनों ने पूरा डीपली से पढ़ना है, शुरू से लेकर लास्ट तक, जीरो से लेकर लास्ट तक। तो अपने को ये बातें भी अपने को पता होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ज्वालामुखी क्रिया के दौरान उद्गारित पदार्थ, उद्गारित पदार्थ, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान कौन कौन से उद्गारित पदार्थ हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या क्या उद्गार होता है, अपने गैसों की बात करो, गैसें कौन कौन सी यहाँ से बाहर आती हैं। सबसे पहले अपने करेंगे गैसेस, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, क्रिया के दौरान अनेक प्रकार की गैसें, अनेक प्रकार की गैसें उद्गारित होती हैं। जैसे जैसे अपने लिखे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया क्लोराइड के बाद अपनी और देखें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल, ये सारे जो गैसें ये क्या आते हैं, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान अनेक प्रकार की गैसें उद्गारित होती है, जैसे CO2, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया। तो यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, ज्वालामुखी गैसों में सर्वाधिक मात्रा में जल वाष्प, जल वाष्प यानी अपने कहेंगे वाटर वेपर, वाटर वेपर, वेपर लगभग 60 से 90%, 60 से 90% तक उद्गारित होते हैं।
अगर गैसों में पूछा जाए सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलेगी, वाटर वेपर निकलेगी, जिसका अमाउंट कितना होगा, 60 से 90% उद्गारित होती है। ये यहाँ से अपना क्वेश्चन पुट होता है कि 4-5 गैसें दे देंगे, उन गैसों में जलवाष्प भी देंगे और सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलेगी, जलवाष्प निकलेगी। क्या निकलेगी, जलवाष्प। ये अपने को मोस्ट रूप से अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है। जब ज्वालामुखी, जब लिखें, जब जलवाष्प बाहर की ओर आती, बाहर की ओर आती और आती है, जैसे बाहर की ओर आती है और वायुमंडल के संपर्क में आती है, वायुमंडल के संपर्क में आती है। देखो, जब जलवाष्प निकलेगी उसमें तापमान अधिक होगा, ऊष्मा की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। जैसे वायुमंडल के संपर्क में आएगी तो क्या होगी, वो ठंडी होगी, ठंडी होगी तो क्या होगा, संघनन होगा और संघनन से क्या होगी, मूसलाधार वर्षा होगी। जब जलवाष्प बाहर की ओर आती है, वायुमंडल के संपर्क में आती है, संघनित होकर, संघनित होकर मूसलाधार, मूसलाधार क्या करती है, वर्षा कराती है। यानी जहां वोल्केनो होगा वहां पर क्या होगा, वर्षा भी क्या होगी, अधिक मात्रा में होगी। तो ये अपने को पता लगा कि गैसें कौन कौन सी बाहर आती है, हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसें क्या निकलती हैं, बाहर निकलती है। नेक्स्ट इसका देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। गैसों के बाद देखते हैं अपने तरल पदार्थ क्या निकलते हैं। अब हमारे पास तरल पदार्थ के रूप में सेकंड नंबर पर देखिए क्या निकलेगा, तरल पदार्थ जो लिक्विड मटेरियल है, ये क्या निकलेगा, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तरल रूप में क्या, लावा का उद्गार होता है। क्या होगा, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान तरल रूप में लावा का उद्गार होता है। किसका होता है, लावा का उद्गार होता है, जो जिसका तापमान लगभग 600 डिग्री सेंटीग्रेड से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड, तो अपने से पूछा जाता है, यानी जो लावा का तो तापमान होगा लगभग 1200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अपने, यानी लगभग तापमान 600 से लेकर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अब लावा भी कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का लावा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं लावा 2 प्रकार का होता है। आपको सर 2 प्रकार कौन कौन से, एक होगा कौन सा, एसिडिक लावा, अपने कहेंगे इसको अम्लीय लावा, और दूसरा लावा कौन होगा, बेसिक लावा, जिसको अपने बोलेंगे क्षारीय लावा। देखो, अम्लीय जो लावा होगी इसकी क्या विशेषता होगी, अम्लीय लावा होगा इसमें जो सिलिका की मात्रा होगी, इसमें लिख सकते हैं, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी, सिलिका की मात्रा अधिक, तो ही क्या होगा, वो एसिडिक होगा। अगर इसमें सिलिका की मात्रा अधिक है तो वो क्या होगा, अम्लीय लावा होगा। और क्या होगा, इसके रंग की बात करें, रंग इसका क्या होगा, पीला, रंग क्या होगा, पीला। और इसका भार क्या होगा, भार देखिए, भार इसका हल्का होगा। इसकी तुलना में अपने कहेंगे क्षारीय लावा की तुलना में इसका रंग क्या होगा, हल्का। और इसकी प्रकृति, इसकी नेचर क्या होगी, ये बात ध्यान रखनी है, गाढ़ा लावा होगा। और निर्माण क्या होगा, इसे पर्वत का निर्माण होगा, ये भी ध्यान रखना है, निर्माण क्या होगा, पर्वत का निर्माण। तो दोबारा देखो, सिलिका की अमाउंट क्या मिलेगी, इसमें अधिक मिलेगी, रंग पीला होगा, प्रकृति क्या होगा,
इसकी गाढ़े लावा होगा, कैसा होगा, गाढ़ा लावा होगा, और भार इसका क्या होगा, हल्का होगा, निर्माण क्या होगा, पर्वत। तो बेसिक लावा होगा, इसमें इसकी तुलना में सिलिका की मात्रा क्या होगी, कम होगी। तो ध्यान रखना है, सिलिका की मात्रा इसमें क्या होगी, कम। सिलिका की मात्रा कम होगी तो रंग क्या होगा इसका, गहरा रंग कहे, या इसका क्या रहे, काला रंग होगा, डार्क होगा, गहरा रंग, काला होगा। भार इसका क्या होगा, अधिक होगा, भार इसका क्या होगा, अधिक होगा। प्रकृति इसकी क्या होगी, प्रकृति यानी इसकी नेचर देखें वो क्या होगी, पतला लावा होगा। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो क्षारीय लावा होगा वो क्या होगा, पतला लावा होगा, ठीक है। यानी ये क्या होगा, गाढ़ा लावा, और ये कौन सा होगा, पतला। और निर्माण इससे क्या होगा, निर्माण इससे होगा, पठारों का निर्माण होगा, पठार। वहां पर पर्वत बने तो यहाँ पर क्या बनेंगे, पठार का निर्माण। तो अपने को ये भी पूछ लेते हैं कि लावा, अम्लीय लावा गाढ़ा होगा या पतला होगा, इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी या कम होगी। तो ये भी अपने को ध्यान रख रहे हैं, एसिडिक और कौन सा, बेसिक, यानी अम्लीय लावा और कौन सा, क्षारीय लावा किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट देखिए, इसमें ठोस पदार्थ कौन कौन से ले, तो तरल पदार्थ हो गया। अब अपने ठोस पदार्थ की बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर पर अपने पास आ रहा है ठोस पदार्थ। ठोस पदार्थ में क्या क्या इसमें उद्गारित होगा। इसमें यहां पर लिखें, ज्वालामुखी क्रिया में, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान, ज्वालामुखी क्रिया के दौरान बारीक कणों से लेकर बड़े बड़े टुकड़े बाहर की ओर आते हैं। यानी बारीक कणों से लेकर जो लार्ज पार्टिकल होंगे, बड़े बड़े टुकड़े होंगे, ये बाहर की ओर आते हैं। अब बारीक कणों को और बड़े बड़े टुकड़ों को किस प्रकार से डिवाइडेशन किए हैं। सबसे पहले अपने कहेंगे लेपिली। लेपिली क्या है, मटर के समान जो चट्टानों के टुकड़े, मटर के समान चट्टानों के टुकड़े होंगे, उसको क्या बोलेंगे, लेपिली। लेपिली के बाद दूसरा आता है अपने कहें ज्वालामुखी बम। जब कणों का आकार 6 से 7 सेंटीमीटर से अधिक होता है तो इसे ज्वालामुखी बम कहा जाता है। ज्वालामुखी क्या कहा जाता है, बम कहा जाता है। इसको क्या बोलेंगे, ज्वालामुखी बम। लेपिली के बाद ज्वालामुखी संकोणशम, जिसको अपने क्या बोलते हैं, ब्रेसिया बोलते हैं। ब्रेसिया, ये आप जानते हो ब्रेसिया क्या है। अब ब्रेसिया किसे कहेंगे, ज्वालामुखी के नुकीले, यहाँ पर ध्यान रखना है, ज्वालामुखी के नुकीले या त्रिकोण टुकड़ों, यानी या तो नुकीले हैं या वो त्रिकोण टुकड़ों को क्या कहा जाता है, ब्रेसिया कहा जाता है। यहीं लिख देते हैं, को क्या बोला जाता है, ब्रेसिया कहा जाता है। ब्रेसिया कहा जाता है, यानी त्रिकोण आकार के टुकड़ों क्या बोलते हैं, अपने ब्रेसिया बोलते हैं। ब्रेसिया के बाद आता है कौन सा, प्यूमिस।
अब देखो प्यूमिस क्या है, यानी जब क्या होगा, जल की तुलना में इसका क्या होगा, भार कम होगा। भार कम होगा तो ये क्या होंगे, ये जल के ऊपर तैरने लग जाएंगे बारीक कण, उनको क्या बोलेंगे, प्यूमिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्यूमिस बोलेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जल के घनत्व से क्या कम टुकड़े, जल के घनत्व से कम या बारीक टुकड़े जो राख भी बोल सकते हैं, टुकड़े, या अपने इसमें लिख देते हैं टुकड़े यानी राख, जो पानी पर तैरने लग जाते हैं, पानी पर तैरने लग जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या कहेंगे, अपने प्यूमिस कहेंगे, प्यूमिस कहा जाता है। यानी जल का घनत्व ज़्यादा होगा, बारीक कण क्या होंगे, हल्के होंगे, वो उसकी लेयर पर क्या होंगे, तैरने लग जाएंगे, तो इसी को क्या बोला जाएगा, प्यूमिस बोला जाएगा। अब नेक्स्ट इसका स्क्रीन छोड़ लीजिए, फिर इसमें लास्ट रह गया है ठोस पदार्थों में। देखो ज्वालामुखी क्रिया के दौरान ज्वालामुखी क्रिया के दौरान सर्वप्रथम भूपटल पर आने वाले पदार्थों को पायरोक्लास्ट कहा जाता है। यानी जो सर्वप्रथम बाहर आएंगे उसको क्या बोलेंगे, पायरोक्लास्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पायरोक्लास्ट। तो स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपने नेक्स्ट इसमें ज्वालामुखी के अपने क्या पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार किस प्रकार है। ज्वालामुखी के प्रकार आप लिखेंगे टाइप्स ऑफ वोल्केनो। टाइप्स ऑफ वोल्केनो भी कई प्रकार से इसके प्रकार दिए गए। सबसे पहले अपने पढ़ रहे हैं उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार। तो इसमें सबसे पहला आ रहा है अपने पास, आप लिखेंगे इसमें ज्वालामुखी प्रकार, यानी उद्गार के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार यानी अकॉर्डिंग टू इरुप्शन, अकॉर्डिंग टू अपनी इरुप्शन देखिए, यानी ज्वालामुखी के उद्गार के आधार पर इसके दो प्रकार है अपने पास। कितने प्रकार है, दो प्रकार। सबसे पहला होगा केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वाले, यानी आपने बोले सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो। और दूसरा क्या होगा, दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। ये दूसरा प्रकार है कौन सा, दरारी उद्गार वाले। यानी यहां से क्या होगा, केंद्रीय यानी एक सेंटर, यानी एक
बिल्कुल क्या होगा, एक ज्वालामुखी छिद्र से क्या होगा, पाइप के द्वारा क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी यानी जो मैग्मा या लावा का क्या होगा, उद्गार होगा। यहाँ पर दरारों से क्या, ज्वालामुखी उद्गार होगा। तो दो पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया उद्गार के आधार पर। इसके प्रकार देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहले आएगा इसके अंदर अपने को पढ़ना है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। तो यहाँ पे लिखेंगे हवाईयन, हवाईयन हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी, तुल्य ज्वालामुखी। पहला प्रकार ये होगा हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। दूसरा इसमें प्रकार होगा स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। इसमें तीसरा जो प्रकार होगा अपने कहेंगे वल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी। कौन सा, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। और इसके अंदर जो चौथा प्रकार होगा पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। यानी ये चार ही प्रकार है मेन। तो हवाईयन, हवाईयन के बाद स्ट्राम्बोली, स्ट्राम्बोली की वल्केनो और कौन सा, पीलियन। इसमें सबसे कम तीव्रता, इससे तीव्रता क्या होती है, बढ़ती जाती। एक इसमें शामिल कर लिया जाता है विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। क्यों, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। लेकिन मुख्य प्रकार इसके चार ये। तो 5 नंबर देखें इसमें विसुवियस, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। इसको अलग से क्यों पढ़ा, क्योंकि इसमें क्या है, वल्केनियन तुल्य के समान ही गुण पाए जाते हैं। इसको अपनी अलग से विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। तो इसका जो दरारी उद्गार वाले जो ज्वालामुखी हैं उसमें किसी भी प्रकार के कोई भी पार्ट नहीं। अब दरारी उद्गार को अपने को सीधा ही पढ़ना है, तो अपने को सारा सारा उद्गार के आधार पर, जिसमें सबसे पहले ज्वालामुखी प्रकार, ज्वालामुखी प्रकारों में सबसे पहले अपने करें उद्गार के आधार पर। और उद्गार के आधार पर कौन से, केंद्रीय उद्गार वाले सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो। और सेंटर दूसरा कौन सा होगा, दरारी उद्वन कौन सा, ज्वालामुखी सेंट्रल इरुप्शन वोल्केनो है, उसको क्या, हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। उसके बाद देखिए कौन सा, अपने कहेंगे स्ट्राम्बोली तुल्य ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली के बाद कौन सा, वल्केनो तुल्य ज्वालामुखी। उसके बाद कौन सा, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। और उसके बाद विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अब उद्गार के आधार पर अपने पढ़ेंगे सबसे पहले केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी। उसमें पहला पाठ हमारे पास आ रहा है हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी। तो स्टूडेंट आज के लिए क्लास इतनी है। कल इसके सारे सारे अपने प्रकार पढ़ेंगे, किस प्रकार से प्रकार है, ये कैसे यानी उद्गार होते हैं, इनकी शेप कैसे होती है, फूल गोभी के समान कैसे होती है, ये सारे सारे अपने प्रकार पढ़ें। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।